नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता चौधरी। हिंदी साहित्य के चैनल हम रंग पर आज सुनिए हनीफ मदार की कहानी क्या उसने झूठ बोला था का तीसरा भाग। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वह समझता है कि समय हर घाव भर देता है। समय घाव नहीं भरता, वह केवल उनके साथ जीना सिखा देता है। घाव वही रहते हैं, बस दर्द की आवाज़ धीमी हो जाती है। समर को अब लगने लगा था कि रागिनी के जीवन में भी कोई ऐसा ही पुराना घाव था। एक ऐसा घाव जिसे उसने किसी को दिखाया नहीं, लेकिन जिसकी टीस उसके हर निर्णय में मौजूद थी। नीलिमा का फ़ोन आए 3 दिन हो चुके थे। वह अब किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि इस उलझन के उत्तर मांगे नहीं जा सकते, उन्हें अर्जित करना पड़ेगा। 5वें दिन नीलिमा का फिर फ़ोन आया। क्या कल मिल सकते हो? समर कुछ क्षण चुप रहा। आप मुझसे मिलना चाहती हैं? नहीं, नीलिमा ने आगे कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ चीज़ें सुनो। कहाँ? पुराने रेलवे स्टेशन के पास जो पुस्तकालय है। हाँ, कल शाम 5 बजे। और फ़ोन कट गया। अगले दिन समर समय से पहले पहुँच गया। वह पुराना पुस्तकालय शहर के सबसे शांत स्थानों में से एक था। कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जहाँ समय भी धीरे चलता है। यह उन्हीं में से एक थी। लकड़ी की पुरानी अलमारियां, पीले पड़ चुके रजिस्टर, पुरानी किताबों की गंध और ऐसी खामोशी जिसमें आदमी अपने विचारों की आवाज़ तक सुन सकता था। नीलिमा वही मिली, लगभग रागिनी की उम्र की। सादा सूती कुर्ता, चेहरे पर थकान और आंखों में वही सावधानी जो उसकी आवाज़ में थी। मैं नीलिमा हूँ। समर ने सिर हिलाया। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। फिर नीलिमा ने कहा, तुम सोच रहे होगे कि मैं पहले सामने क्यों नहीं आई? हाँ, क्योंकि मैंने रागिनी से वादा किया था। कैसा वादा? कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वे पुस्तकालय से निकलकर सामने वाले पार्क में बैठ गए। सर्दियों की हल्की धूप ढल रही थी। कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा था। दुनिया अपने सामान्य क्रम में चल रही थी और उसी सामान्य दुनिया के बीच एक असामान्य कहानी धीरे धीरे खुल रही थी। तुम रागिनी को कितना जानते थे? नीलिमा ने पूछा। समर मुस्कुराया। अब लगता है बहुत कम। यह अच्छा है। अच्छा? हाँ, नीलिमा ने कहा। जो लोग बहुत जल्दी यह मान लेते हैं कि वे किसी को पूरी तरह जानते हैं, वे अक्सर सबसे ज्यादा गलत साबित होते हैं। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या उसने कभी अपने पिता के बारे में बात की थी? समर ने याद करने की कोशिश की, फिर सिर हिला दिया। नहीं, यही सबसे बड़ी बात थी। नीलिमा ने लंबी सांस ली। रागिनी के पिता इस शहर के सबसे चर्चित लोगों में से थे। कौन थे? बैंक मैनेजर। समर चुप रहा। उसे पहली बार लगा कि उसकी कहानी किसी सही दिशा में बढ़ रही है, लेकिन नीलिमा ने नाम नहीं बताया। और यह अच्छा था, क्योंकि कुछ सच एकदम से नहीं खुलने चाहिए। उन्हें आँखों को अंधेरे से उजाले में आने की तरह समय चाहिए। उस शाम नीलिमा ने बहुत कुछ नहीं बताया, बस इतना कि रागिनी अपने पिता के बारे में लोगों की राय से कभी सहमत नहीं रही और पिछले 3 वर्षों से वह कुछ पुराने दस्तावेज, मुकदमे और कुछ लोगों की तलाश कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि यह कहानी पूरी नहीं है। और क्या वह सही थी? नीलिमा ने उत्तर नहीं दिया, बस कहा, अगर वह गलत होती तो आज यहाँ न होती। समर लौट आया, लेकिन अब उसके भीतर एक नई बेचैनी थी। अब साहब, पहले तो समर रागिनी को खोज रहा था, लेकिन अब उसके सामने उस अतीत को खोजने की चुनौती थी जिसने रागिनी को उससे दूर कर दिया। अगले कुछ सप्ताह अजीब तरह से बीते। उसे कई छोटे छोटे संकेत मिलने लगे और उन संकेतों की सबसे अजीब बात यह थी कि वे किसी दस्तावेज में नहीं थे, लोगों के चेहरों पर थे। जब भी वह कुछ पुराने नामों के बारे में पूछता, लोग असहज हो जाते। किसी की आवाज़ धीमी हो जाती, कोई विषय बदल देता, कोई कहता पुरानी बात है, सब याद नहीं है, और फिर तुरंत चुप हो जाता। एक दिन वह पिता के साथ दुकान पर बैठा था। एक बुजुर्ग ग्राहक आए, पुराने परिचित। बातों बातों में शहर के पुराने बैंक का जिक्र आ गया। समर ने यूं ही पूछा, उस मामले में आखिर हुआ क्या था? बुजुर्ग ने तुरंत उसकी ओर देखा, ऐसे जैसे किसी ने अचानक बंद संदूक का ढक्कन उठा दिया हो। तुम्हें उससे क्या मतलब? बस ऐसे ही।
पुरानी बातों को पुराना रहने दो बेटा। फिर वे उठकर चले गए। उस शाम समर देर तक सोचता रहा। किसी घटना के बारे में लोग तब तक बात करते रहते हैं जब तक वह केवल घटना रहती है। जिस दिन उसमें किसी का अपराध या शर्म शामिल हो जाती है, लोग चुप होने लगते हैं। और इस कहानी में बहुत लोग चुप थे। करीब 1 महीने बाद नीलिमा फिर मिली। इस बार उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे वह कई रातों से ठीक से सोई ना हो। कुछ हुआ है? समर ने पूछा। नीलिमा ने सीधे उत्तर नहीं दिया। रागिनी ने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वह तुमसे दूर जाना चाहती थी। समर का दिल एक पल को थम गया। फिर? क्योंकि उसे डर था। किससे? कि जो लोग उसके पीछे हैं वे तुम्हारे पीछे भी आ सकते हैं। समर कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, वह कौन लोग हैं? नीलिमा ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा और कहा। यही सवाल उसे भी खा गया। कुछ देर बाद उसने बैग से एक पुराना अखबार निकाला। उसके एक कोने पर लाल पेन से निशान लगा था। यह पढ़ो। समर ने पढ़ना शुरू किया। समाचार लगभग 25 वर्ष पुराना था। एक सहकारी बैंक घोटाले की खबर। कुछ नाम, कुछ आरोप, कुछ बयान, और बीच में एक नाम, रमेश त्रिपाठी। यह उसके पिता थे? समर ने धीरे से पूछा। नीलिमा ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ। समर अखबार देखता रहा। उसने महसूस किया कि अचानक बहुत सी बातें अपनी जगह पर बैठने लगी हैं। रागिनी की चुप्पी, परिवार का जिक्र ना करना, बार बार शहर बदलना, और वह अजीब सी उदासी जो उसकी मुस्कान के पीछे रहती थी। क्या उसके पिता दोषी थे? यह प्रश्न पूछते समय समर को लगा जैसे वह केवल रागिनी के पिता के बारे में नहीं पूछ रहा, वह रागिनी के पूरे जीवन के बारे में पूछ रहा है। नीलिमा कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, मुझे नहीं पता। रागिनी को? उसे भी नहीं। फिर? यही तो समस्या थी। हवा में हल्की ठंड घुलने लगी थी। नीलिमा की आवाज धीमी हो गई। अगर कोई आदमी दोषी साबित हो जाए तो कहानी खत्म हो जाती है, और अगर ना हो तो कहानी उसके बच्चों तक चलती है। समर के पास कोई उत्तर नहीं था। नीलिमा ने बताया कि रागिनी पिछले 3 वर्षों से एक ही बात साबित करने की कोशिश कर रही थी कि उसके पिता के खिलाफ जो कहानी शहर जानता है, शायद वह पूरी कहानी नहीं है, और शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि पूरी कहानी कभी सामने आए। क्या इसी वजह से वह गायब हुई? हाँ। और अब? नीलिमा ने दूर देखते हुए कहा। अब वह खुद ही शायद नहीं जानती कि लौटना चाहिए या नहीं। उस रात समर बहुत देर तक जागता रहा। पहली बार उसे लगा कि रागिनी उससे नहीं भागी, वह अपने अतीत से लड़ने के लिए दौड़ रही है, और शायद उसी लड़ाई में कहीं खो गई। करीब 3 सप्ताह बाद एक फोन आया। इस बार नीलिमा का नहीं, एक पुराने ग्राहक का जो कानपुर में रहता था। सामान्य बातचीत के बीच उसने अचानक कहा, तुमको याद है एक बार मेरी तुम्हारी मुलाकात बैंक में हुई थी? तुम काउंटर 2 पर काम कम बातें ज्यादा कर रहे थे, और अचानक वहाँ मुझे पाकर तुम कुछ असहज हो गए थे। हालांकि मैं वहाँ से चला आया था। हाँ, लेकिन ये सब बातें आप आज मुझे क्यों बता रहे हो? समर की आवाज में कुछ खीज उभर आई थी। अरे कुछ खास नहीं, बस यूं ही अचानक उस आपके शहर की वह बैंक वाली लड़की यहाँ दिखी कुछ दिन पहले, तो पूछा तुमको पूछूं क्या उसका ट्रांसफर हो गया है? समर का दिल तेज धड़कने लगा। कौन सी लड़की? रागिनी? नाम तो नहीं जानता। वह रुका। लेकिन फोटो दिखाओ तो पहचान सकता हूँ। 3 दिन बाद समर कानपुर में था। 4 दिन तक उसने शहर की धूल फांकी, गलियां नापी, बैंकों के पते पूछे, और 5वें दिन शाम के समय एक छोटी सी किताबों की दुकान के सामने उसने उसे देख लिया। रागिनी। समर के मन के भीतर से आवाज निकली। वह किसी किताब के पन्ने पलट रही थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति दुनिया की सबसे सामान्य चीज कर रहा हो। लेकिन समर के लिए वह क्षण सामान्य नहीं था। वो महीनों की तलाश का अंत था, और शायद किसी नई शुरुआत का भी। रागिनी? समर ने आवाज दी। वो ठिठक गई, धीरे धीरे मुड़ी, उनकी आंखें मिली। उस एक क्षण में समर को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रही। उसने पहचान लिया था, और उसे भी ज्यादा उसने भी पहचान लिया था। ये बात उसकी आंखों में चमक कर गुजर गई, बस एक पल के लिए। फिर उसने खुद को संभाल लिया। माफ़ कीजिए, उसकी आवाज़ शांत थी। आप शायद किसी और को समझ रहे हैं। रागिनी? मैं किसी रागिनी को नहीं जानती।
समर ने पहली बार उसकी आंखों में दर्द देखा और उसी दर्द ने उसे विश्वास दिला दिया, वह झूठ बोल रही है। मेरी तरफ देखो और यह बात फिर कहो। कुछ क्षण दोनों चुप रहे, फिर उसने बहुत धीरे से कहा, कृपया। उसकी आवाज़ टूट गई। मुझे ढूंढना बंद कर दीजिए। वह भीड़ में चली गई। समर वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि उस दिन पहली बार उसे समझ आया, कुछ लोग दूर नहीं जाते, वे जानबूझकर खुद को खो देते हैं। भाग 4 में जानिए कि आखिर रागिनी ने उसे पहचानने से क्यों इनकार कर दिया और क्यों पीछे न आने की कहकर चली गई। क्या रागिनी और उस फोन करने वाले आदमी का कोई संबंध है या कुछ और? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुने कहानी का चौथा भाग हम रंग पर।